Now, if I talk about what is consideration, as you can see here on the screen in the second line, consideration is basically something which you get in return. लाइक अगर मैं अगर ए जो है वो बी को बोलता है कि तुम मेरे लिए मकान बनाओ, लेट अस से ए सेज टू बी कि आप मेरे लिए 1 लाख रुपीज लो और मेरे लिए हाउस बिल्ड करो। तो जो ए है उसको हाउस मिल रहा है और बी को 1 लाख मिल रहे हैं, तो ये 1 लाख कंसिडरेशन है बी के लिए और हाउस कंसिडरेशन है ए के लिए। सो कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है और इसका एक और जो नॉमेनक्लेचर आप कह सकते हो दैट इज क्विड प्रो क्यो, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। नाउ समथिंग इन रिटर्न is an essential of a valid contract. Now if I remind you what is valid contract, आपको याद है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके क्या एसेंशियल्स थे, थोड़े से याद है? यस मैम, थोड़े बहुत याद है, लाइक पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन नो याद नहीं है, बट थोड़े प्रॉब्लम। बहुत। क्या कोई एक दो तीन कुछ भी जो याद हो वो बताएं। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके अंदर कंसिडरेशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। सेकंड, इट शुड बी, मेरे को याद नहीं आ रहा, बोला नहीं जा नो रहा प्रॉब्लम, अभी। इट्स लाइक ऑफर, ऑफर होना चाहिए, एक वैलिड ऑफर होनी चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हाँ। होने चाहिए दो डिफरेंट पर्सन्स। यस, फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज जो है केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है हम्म। हमारा वो लीगल होना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी हमारे जो हैं, जो हमारे चैप्टर्स बने हुए हैं, यही सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें से कंसिडरेशन भी एक है, यानी बिना कंसिडरेशन के अगर मैं कहूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो ये गलत होगा। नाउ कंसिडरेशन जो है, इसका एक डेफिनेशन आपके यहाँ स्क्रीन पे सेक्शन 2D पे आपको दिख रहा होगा। सेक्शन 2D जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing anything, then such an act on abstinence or promise is called consideration for the promise. तो पहले तो ये आपको सेक्शन 2D आपको याद करना होगा। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर कंसिडरेशन मूव करनी चाहिए। प्रोमिसर इज सम यू, फॉर दिस पर्पस यू कैन अंडरस्टैंड इट एज एन ऑफरर ओनली। सो अगर मैं बोलती हूँ कि ये मकान मेरे लिए बना दो, तो कंसिडरेशन मेरे ही कहने पर और मेरी ही डिजायर पर मूव करेगी। और मेरे कहने पर जो प्रॉमिसी है, या तो वो खुद, जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला तो या तो आप खुद करोगे, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे तो वो अदर पर्सन हो सकता है। तो प्रॉमिसर के कहने पे प्रॉमिसी या कोई और पर्सन या तो कर चुका है या कर रहा है या करेगा, या नहीं कर चुका, नहीं कर रहा या नहीं करेगा। इन दैट सेंस कंसिडरेशन इज डिफाइंड। नाउ नहीं कर रहा कंसिडरेशन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, ए हैज टू पे लेटर से 50,000 टू बी एंड ही इज नॉट एबल टू पे, सो बी इज प्लानिंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट बी। नाउ ए सेज कि मुझे आप जो है मेरे पे केस मत फाइल करो, 50,000 की जगह आप बेशक 2 महीने बाद मेरे से 1 लाख रुपए ले लेना। तो ये जो एक्स्ट्रा 50,000 वो उसको दे रहा है, ये कंसिडरेशन है फॉर नॉट फाइलिंग द केस, सो दैट इज फॉर abstaining फ्रॉम फाइलिंग अ केस। So sometimes an act also forms a considerate part of the consideration, and sometimes abstinence also. And all these are given here in different tenses, that is past tense, present tense, and future tense. So all these tenses means that consideration can be past also, present also और future also। एज ऑफ आपने पूरे महीने कुछ काम करा, मंथ एंड में जैसे मकान का किराया दिया, या अगले महीने का एडवांस दिया, या आप मार्केट जाते हो ब्रेड के पैसे देते हो, तो वो किसी भी फॉर्म में किसी भी टेंस में कंसिडरेशन आपकी मूव कर सकती है। अब इसी डेफिनेशन को इन्होंने थोड़ा सा आगे ब्रेक करा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। दैट मीन्स सबसे पहले तो अगर हम बोलें कि कंसिडरेशन में कुछ एक्ट इन्वॉल्व होता है, एक्ट मतलब कुछ करना। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अजय गारंटीज भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, जो कि भुवन उसको 1 मंथ क्रेडिट पे चैतन्य को सेल करेगा। अब इसको समझते हैं। ए ने बोला है, ए ने गारंटी करा है भुवन को फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य। तो भुवन 1 मंथ क्रेडिट पे चैतन्य को गुड सेल करना चाहता था, और अजय ने इसको गारंटी करी, ठीक है, कि भाई ये जो है तुम इसको सेल कर दो। बी को बोला कि तुम सी को गुड सेल कर दो, ये तुम्हें पैसे दे देगा, नहीं देगा तो मैं दूंगा। ठीक है, दोबारा बोल रही हूं। ए ने बी को बोला कि तुम जो है
सी को गुड सेल कर दो और ये पैसे दे देगा, नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो यहां पर जो गुड्स बी सेल कर रहा है सी को, यानी भुवन सेल कर रहा है चैतन्य को, वो एक तरह से इसके प्रॉमिस की कंसिडरेशन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर बी सी को गुड सेल कर देता है इस होप पे कि या तो सी दे देगा पैसे या ए दे देगा। मान लीजिए सी ने कल को पैसे नहीं दिए, अब बी ए को अप्रोच करेगा। ए बोलेगा भाई मैं किस बात के दूं, मुझे क्या तुमसे मिल रहा था, व्हाट वाज द कंसिडरेशन ऑफ माय प्रॉमिस कि भाई सी पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो उसका जवाब ये है कि सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य, दैट इज द कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। एक बार इस केस को देखें, क्या ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, अब सेकेंड एग्जाम्पल पढ़िए जरा, एक बार देखिए क्या कहता है, फिर उसको भी डिस्कस करते हैं। A college promises student who will score above 95% for the job in MNC. Consideration need not to be monetary. Here, the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of student scoring above 95%. सो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि कॉलेज जो है वो एक स्टूडेंट को बोल सभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि जिनके 95% आएंगे जॉब के लिए, उनको हम, ऑल दोज हु विल गेट 95% उनको हम एमएनसी में जॉब दिलवाएंगे। तो ये 95% के बदले में आपको जॉब दिलवाना, ये भी एक तरह की कंसिडरेशन है। और यहाँ पर जो आप रिक्रूटमेंट के लिए उनको कुछ भी ऑफर कर रहे हो, चाहे वो एक ऑफर ही ऑफर कर रहे हो, वो भी कंसिडरेशन है। यानी अगर मेरे 95% आए हैं और मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे जॉब दिलवाओ, तो अब आपको, क्योंकि आपने प्रॉमिस करा है, तो देनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज द कंसिडरेशन इन दिस केस। हाउएवर इसमें हम बहुत ज्यादा इस एग्जाम्पल को हम अपने एग्जाम्पल आंसर में नहीं लिखेंगे, बिकॉज होता क्या है कि उसमें फिर हमें बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है कि भाई एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये उतना इकोनॉमिक नहीं है। तो अगर खुद से लिखना हो तो इस तरह का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, या अपना कोई और एग्जाम्पल सिंपल सा हाउस वाला जैसे मैंने बोला वो लिख सकते हैं, even if it is to explain this kind of point. But if they give you this kind of question, then you have to answer like this only, that yes, consideration can be an act, जरूरी नहीं कि वो monetary भी हो। Even if I am promising to do something in exchange of something from your side, it forms a good and valid consideration। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। Yes, ma'am. हाँ जी, जस्ट वन सेकेंड। इसके बाद कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस, दैट इज यू एब्सटेन फ्रॉम एनीथिंग। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि अभिषेक जैसे प्रॉमिस कर रहा है भारती को नॉट टू फाइल अ सूट, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया सेम वही है, कि अगर मैं आपको इतने पैसे दूंगा तो आप मुझ पे केस ना फाइल करें। तो केस ना फाइल करने के लिए जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो भी आपकी कंसिडरेशन है। सेम वेज अब इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 को। एबीसी हैज अ शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स। एक्स वाई जेड जो है एक और उसके पास में ही एक और इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाह रहे हैं। एबीसी उनको कहते हैं कि भैया आप ये दुकान यहां ना खोलें, कहीं और खोलें। तो यहां पर जो कंसिडरेशन दी गई है वो एक तरह से एक्स वाई जेड को वहां पर ऑपरेट ना करने के लिए दी गई। भाई मैं, अगर मैं यहाँ पर कोई, मान लीजिए मेरी फर्नीचर शॉप है यहाँ पर और अच्छी चल रही है, और आप साथ में एक और फर्नीचर शॉप खोल रहे हो, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भाई आप मुझसे पैसे लो और ये शॉप यहां मत खोलो। तो पैसे लेकर भी अगर आप शॉप खोलते हो तो एज पर दिस ये गलत हो जाएगा, बिकॉज कंसिडरेशन एब्सटिनेंस के फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन एक डिस्क्लेमर आपको यहीं दे रही हूं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे कि हम किसी को कोई भी प्रोफेशन जो है वो एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप मेरे सामने ये शॉप नहीं खोल सकते या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही बिजनेस किसी को सेल करके जा रही हूँ। मान लीजिए मैं ए हूं और मेरा बहुत अच्छा एक ये शॉप ए है, उसकी एक शॉप चल रही है यहाँ पर, ठीक है, और उसने यही शॉप बी को सेल कर दी। बहुत अच्छी बात है, बी का एक रनिंग बिजनेस मिल गया। लेकिन ए ने इसी शॉप के सामने अपनी शॉप खोल ली, तो हर कोई तो फिर एक ही शॉप पे ही जाएगा ना, क्योंकि ब्रांड वैल्यू एक ही शॉप से ज्यादा एक ही होगी। तो इस केस में बी जो है एक ही शॉप खरीदते हुए ये बी ए को बोल सकता है कि सर आप मुझे बेच तो रहे हो ये अपनी दुकान, लेकिन ऐसा ना हो कल को सामने अपने आप खुद ही खोल दो और मेरी दुकान ना चले। तो ये यूजुअली होता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाले चैप्टर में और वर्ल्ड एग्रीमेंट्स में हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए इस पॉइंट पे वो क्या समझाना चाह रहे हैं, व्हाट दे ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज that consideration can be abstinence also. That means I can pay you some consideration, or I can give you some consideration for not doing also something. And for this I think the example number 3 is a very good example,
सेकंड एग्जाम्पल जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो टेक्निकली उतना साउंड एग्जाम्पल नहीं है, बट ओके, ग्रामेटिकली एंड अदरवाइज इट इज ओके, लीगली इट विल नॉट pass the test unless it falls under those exceptions wherein we can restrain somebody from exercising a trait. I hope that is clear. Yes, ma'am. Okay. Now consideration must be at the desire of the promiser, मतलब मेरे कहने पर आप कुछ कर रहे हो, यानी आपका कोई वॉलंटरी एक्ट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, मतलब या तो आप कुछ करके दे रहे हो या कोई और पर्सन कुछ करके दे रहा है जिसको आपने इंस्ट्रक्ट करा हो, यानी जरूरी नहीं कि आप खुद ही सब कुछ करो, आपके बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, तीनों के एग्जाम्पल्स कोई भी आप ले सकते हैं। एंड कंसिडरेशन इज नथिंग बट अ प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। सो बेसिकली हम एक दूसरे से प्रॉमिस एक्सचेंज कर रहे हैं कि आप, जैसे मैंने बोला कि आप मुझे ये पढ़ा दो, मैं आपको ये पढ़ा दूंगी, आप मेरे को ये बुक दे दो, मैं आपको वो बुक दे दूं। तो कंसिडरेशन इस तरह की भी हो सकती है। और आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि सोशल नेचर वाले जो होते हैं वो यूजुअली एग्रीमेंट्स होते हैं, बट द पार्टीज कैन ऑलवेज मेक इट अ कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन मेक इट लीगली बाइंडिंग ऑल्सो। सो इफ इट इज लीगल बाइंडिंग, लेटर से हमने वो डिनर वाला जो एग्रीमेंट हमने बहुत शुरू में करा था कि मैं आपको डिनर पे बुला रही हूँ और आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में अगर हम उसको एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना दें कि भाई आप शाम को डिनर पे आना, आपने बोला हाँ मैं आ जाऊंगी, और ये हमारे माइंड में बड़ा क्लियर था और हमने एक दूसरे से डिस्कस भी कर लिया कि अगर नहीं आए तो केस हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हम एक अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट बना के चल रहे हैं और हमें इन एक्सचेंज कुछ मिल रहा है, मतलब मान लीजिए मैंने आपको डिनर पे बुलाया और आप कुछ ला रहे हो, तो हम उसमें कंसिडरेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो कंसिडरेशन एक प्रॉमिस भी हो सकता है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। However, consideration makes more sense in case of transactions which are of commercial nature. Now comes the detailed explanation of all these points. What are the legal rules regarding consideration? एक बार फर्स्ट पॉइंट पूरा गो थ्रू कीजिए, फिर मैं आपको एक केस समझाती हूँ। यू कैन गो थ्रू ऑन योर ओन, यू वांट टू रीड अलाउड और अदरवाइज बोथ आर ओके। Okay, ma'am. Yes, ma'am, I've read it. ओके जी। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, पहले ये वाला केस में क्या समझ में आया आपको? क्या लग रहा है, क्या कह रहा है? मैम मैंने ये पढ़ा नहीं, मैंने ऊपर पॉइंट पढ़ा अच्छा, था। ये भी पढ़ो एक बार, ये पढ़ो, ये भी ओके पढ़ना मैम। और एग्जाम्पल 5 भी पढ़ना, फिर डिस्कस करते हैं। ओके मैम। मुझे केस समझ नहीं आया, बट मुझे एग्जाम्पल समझ में आ गया। ओके, आप बताओ आपको जो भी समझ में आया। मैम लाइक मेरे को केस तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना हम्म। चाहते हैं वो। और हम्म। एग्जाम्पल में मुझे ये समझ में आया कि आर सेव्ड एज गुड हम्म। फ्रॉम फायर, बट आर ने उसको नहीं बोला था कि तू मेरे गुड सेव कर, वो एस ने वॉलंटरी करे थे, तो फिर इसमें जो एस है वो उससे कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकता क्योंकि यस। वो उसने खुद किया था, तो प्रोमिसर के डिजायर पे मूव कंसिडरेशन नहीं थी। यस, परफेक्टली फाइन। तो क्योंकि इट मस्ट मूव बाय द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और यहाँ पे एक वॉलंटरी एक्ट था, तो इसमें वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता। इसका और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपका वॉलेट गुम हो जाता है और कोई ढूंढ के ले आता है, तो वो आपसे कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। या कोई भी सर्विस, जैसे आपको रेड लाइट पे कोई क्लीन कर देता है कार वगैरह, तो इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव दैट वेज,
कमिंग टू द केस नाउ, दुर्गा प्रसाद बलदेव में क्या कह रहा है कि डी जो है डिफेंडेंट है, ठीक है। उसने प्लांटिफ को ये प्रॉमिस करा कुछ कमीशन ऑन आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन अ मार्केट। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी, जो प्लांटिफ है वो मार्केट ने कंस्ट्रक्ट करी थी एट द डिजायर ऑफ सी हु वॉज द कलेक्टर ऑफ दैट एरिया, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ डी। डी के कहने पे नहीं करी थी उसने, कलेक्टर ने पी को बोला था कि तुम यहाँ पे मार्केट बनाओ, तो पी ने मार्केट बना दी थी। और वहां पर जो डी है वो ये कह रहा था कि तुम्हारी मार्केट में अगर सामान बिकेगा, इस मार्केट में अगर सामान बिकेगा मेरे एजेंट के थ्रू, तो मैं तुम्हें भी थोड़ी कमीशन दूंगा। अब इसको दोबारा से समझते हैं जो मैंने अभी बोला। लेटर से सी एक कलेक्टर है, ठीक है। सी जो है वो अपने कलेक्टर है यहाँ पर, लेटर से एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, आप तिलक नगर ले लेते हैं। सी उस एरिया के कलेक्टर हैं, ठीक है। उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, उसका नाम है पी, उसको बोला कि आप ये इस एरिया में मार्केट बनाओ, ठीक है। तो कलेक्टर ने इनको बोला कि तुम यहाँ पे मार्केट में अपना अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट करो। तो ऑब्वियसली पी जो है उस एरिया को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर देंगे। और उसके बाद एक मिस्टर डी हैं, उन्होंने पी को बोला कि अगर आपकी ये जो मार्केट है इसमें मेरा सामान बिकेगा तो मैं आपको भी कमीशन दूंगा। तो यहां पर सवाल आ रहा है कि भाई तुम क्यों दोगे कमीशन। अगर ये पूछे डी से, बाद में बी से पूछे मैं तुम्हें क्यों दूं कमीशन, तो एक्चुअली पी के पास कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज मार्केट डी के कहने पे थोड़ी बनाई गई थी। डी ने ये थोड़ी कहा था कि तुम मेरे लिए मार्केट बनाओ और मैं अपना सामान बेचूंगा और जो सामान बिकेगा उस पर कमीशन दूंगा। हैड इट बीन दिस वे देन इट वुड हैव मेड अ बेटर सेंस, बट यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो सी के कहने पे मार्केट बनी थी। डी ने तो वैसे ही बोल दिया कि भाई मेरा सामान भी यहाँ बिकेगा तो मैं तुम्हें भी कमीशन दूंगा। बट वॉट इज द कंसिडरेशन इन एक्सचेंज? नथिंग। सो दैट इज वाई जब डी ने ये बोल भी दिया लेकिन बाद में पेमेंट नहीं करी, तो ही वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस वॉइड। नाउ इट इज क्लियर। यस मैम। ओके। सो पी को, जो भी पी ने काम करा वो सी के कहने पे करा, या इसको और सिंपल वर्ड्स में कर देते हैं, ये एक्चुअली लीगली डिसाइडेड केस है इसलिए इन्होंने इसको डाला है। बट अगर आप इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि भाई अगर सी ने बोला डी को, सॉरी सी ने बोला पी को कि भाई मार्केट बना दो, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास पैसा है, बना दो। तो पी ने वो कर दिया, लेकिन डी को दिख गया यार मार्केट बन गई है, तो उसने बोला यार मेरा भी बिकवा दो, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। तो अगर पी ने बिकवा दिया, या ये भी नहीं बोला बिकवा दो, उसने बोला अगर मेरा सामान यहाँ बिक गया, मैं यहाँ सामान, मैं भी मार्केट में दुकान खोलूंगा, मेरा सामान बिक गया तो तुम्हारी कमीशन पक्की। तो भाई क्यों पक्की? पी ने क्या करा तुम्हारे लिए? पी ने तो सी के लिए करा जो करा। आपने अपना काम अपने किसी ए फ्रेंड के लिए करा, और बी फ्रेंड कह रहा है कि मेरा भी ये वाला काम बन गया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हमने तो नहीं किया ना तुम्हारा काम, तो हम क्यों पैसे दें? दिस इज व्हाट इट मीन्स। नाउ कम, so that means consideration must move at the desire of the promiser first of all. This is a decided case। मैं इसका एग्जैक्ट वर्जन भी आपको भी ना, मैं क्लास के बाद एग्जैक्ट भेजूंगी, आप प्लीज उसको रीड कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको, वैसे तो ये इजीएस्ट फॉर्म है इस बुक की, इस बुक में जो लिखी है, पर उसको पढ़ के अगर आपको लगता है कि आप उसमें से कोई वर्ड्स हैंड पिक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पर इस एग्जाम्पल को लिखना जरूर, अगर आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आता है। बाकी दूसरी बात तो आपके लिए आ ही सकती है कि वॉलंटरी जो एक्ट्स होते हैं, वो उसके लिए भी, आप सर्विसेज के लिए भी आप कोई भी रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते। नाउ कम्स कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और अदर पर्सन। इसमें वेरी फेमस केस चिन्नैया वर्सेस रमैया। पहले इसकी कमेंट्री पढ़ते हैं। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इंडिया की बात हो रही है, अभी यूके लॉज की बात नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। इंडिया में क्या होता है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी की तरफ से भी आ सकती है या किसी और पर्सन की तरफ से भी आ सकती है, चाहे वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। यानी सिंपल वर्ड्स में कंसिडरेशन क्या हमने समझी, ए बी को बोलता है कि मेरे लिए मकान बना दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ए को मिलता है हाउस, ठीक है, और बी को मिलते हैं 1 लाख रुपए। लेकिन ये जो बी है, जरूरी नहीं कि यही ए को कंसिडरेशन दे, हो सकता है वो सी को भी बोले। सेम वेज ए की तरफ से ही जरूरी नहीं है पैसे मिले, हो सकता है ए का बड़ा भाई पैसे दे दे। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर तो हो ही रहा है ना सब कुछ। तो यहां पर यही लिखा है, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसर एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में। इसका जो एग्जाम्पल है
पहले वो पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो हमारी दो तीन लाइंस ऊपर बच गई हैं वो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में चेन्नैया वर्सेस रेमैया में एक ओल्ड लेडी ने गिफ्ट करा अपनी प्रॉपर्टी का डॉटर को। उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ, लेट अस से ये ओल्ड लेडी है ए, इसने अपनी डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी। ठीक है, मान लीजिए सारी जायदाद इसके नाम कर दी, और क्या बोला कि आपको मैं इस कंडीशन पे जायदाद दे रही हूं कि आप मेरे भाई, लेटर से वो डी है, आप उनको मंथली कुछ पैसे देते रहोगे। ठीक है, मान लीजिए इसके ए के पास 5 करोड़ थे, उसने बी के नाम कर दी और बोला कि अब ये कंडीशन है कि इसको आपने हर महीने 5,000 रुपए देने हैं, क्योंकि अभी तक मैं दे रही थी, अब आपको देने हैं। डॉटर ने उस टाइम तो जो विल था वो एग्जीक्यूट करवा लिया, लेकिन बाद में, मतलब उस टाइम तो उसने मान लिया, रिटर्न में भी बोल दिया कि मैं अपने मेटर्नल अंकल को 5,000 दूंगी, लेकिन लेटर ऑन शी रिफ्यूज and the reason given by her was that what am I getting from the uncle in consideration? मुझे अंकल से क्या मिल रहा है, मैं किस बात पे उनको 5,000 दे रही हूँ। तो यहां पर ये कहा गया कि जो इस ए लेडी ने जो आपको कंसिडरेशन के तौर पर जो 5 करोड़ दिए थे, वही कंसिडरेशन है इस बात की कि आपने इन अंकल को 5,000 मंथली, या जो भी एन्युटी, एन्युटी वैसे एनुअल पेमेंट होती है, यहाँ पे मैंने मंथली पेमेंट का एग्जांपल लिया है, आप एनुअल का भी ले सकते हो कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आप जो अपने अंकल को एनुअल पेमेंट करोगे टाइम टू टाइम, उसका कंसिडरेशन यही है कि आपको आपकी मदर ने पूरी विल जो है, विल के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी दे दी है। अब इसमें एक और जो मूड क्वेश्चन आता है वो ये कि डी वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ था, डी वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए हमने यहां पढ़ा। ये देखिए कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट वाज। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो यानी जो डी को पैसा मिल रहा है वो बी से मिल रहा है, और बी को जो पैसा मिला ए से, उसकी कंसिडरेशन उसको इसकी तरफ से क्या है कि वो डी को दे रही है, जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी दी है इस शर्त पे कि बी डी को कुछ एनुअल पेमेंट करेगी, और वो नहीं करती है, तो क्या डी केस फाइल कर सकता है? अगर वो केस फाइल करेगा तो कोर्ट उससे बोलेगी कि यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, या बी खुद ही बोल देगी कि सर ये तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, मैं इसके केस का जवाब क्यों दूं? तो कोर्ट यहां से आंसर पकड़ेगी कि द पर्सन हु हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट यू, he is not a stranger to the contract, he is only stranger to the consideration। that means इसकी तरफ से कंसिडरेशन आपके पास नहीं आ रही, बट ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, क्योंकि ए ने आपको जो कंसिडरेशन दी है बीजी, वो इसीलिए दी है कि आप उसको कुछ कंसिडरेशन डी को दें। So what this means, this whole story means that any consideration can move from the promisee also, or it can move from any other person also. And the fact that the lady has gifted the property to the daughter with the condition that she should pay some annuity to her uncle is a good enough consideration for the daughter to pay it. She need not get anything from uncle in return, number one. Number two, if she does not pay, the uncle can file a case, even though he was not a party to that contract directly, because he is not a stranger to the contract. Ultimately, he is a party to the contract. He is only a stranger to consideration. That is, he is not paying anything back in return, because on his behalf, A has already paid. Am I clear? यस मैम। Okay. Now comes a very simple point, executed and executory consideration. Executory consideration होती है जो अभी हमें करनी है execute, और executed होती है जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कुछ काम कर दिया और आपने भी कुछ काम कर दिया तो हम कहते हैं जी कंसिडरेशन एग्जीक्यूट हो गई है। नहीं तो अगर दोनों ने करना है तो हम कहते हैं अभी करनी है। ए pays 5,000 to B, B promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month। ए ने 5,000 देने हैं, दिए हैं बी को, और बी ने कहा है कि मैं आपको कुछ व्हीट जो है कुछ टाइम में आपको दे दूंगा।
ए ने पैसे दे दिए बट बी ने खाली प्रॉमिस कराया, अभी तो जब फसल उगेगी तो वो दे देगा। तो जो कंसिडरेशन ए ने पे करी है उसको हम बोलेंगे कि उसकी तरफ से एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। और जो बी ने अभी कंसिडरेशन परफॉर्म करनी है क्योंकि उसकी तरफ से सिर्फ प्रॉमिस आया है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है। ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट या एलिमेंट नहीं है कंसिडरेशन का, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जिन्होंने यहाँ पर डिस्कस करा है कि दोनों तरह से कंसिडरेशन हो सकती है। सेम वेज अगला पॉइंट भी है कि कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों हो सकती हैं, ये मैंने अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करा है। एक बार इसको पढ़ लो, फिर मैं इसमें से दो मेन लाइंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके मैम। यू कैन रीड द यस। एग्जाम्पल्स ऑल्सो फर्स्ट। हाँ, इसके दोनों एग्जाम्पल्स देखिए, उससे जल्दी समझ में आएगा ये पॉइंट। फिर लिखने वाला पॉइंट हम ऊपर से लिख देते हैं, इसका मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज वाला भी दे दूंगी आपको, पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। अब एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है कि मैंने कुछ सर्विसेज आपके कहने पे परफॉर्म करी और एक हफ्ते बाद आपने मुझे बोला कि भाई जो आपने काम करा है उसके लिए मैं कॉम्पनसेशन देने को तैयार हूं। तो अब जो ये कंसिडरेशन मुझे मिल रही है काम करने के बाद, उसको कहा जाएगा पास्ट कंसिडरेशन। और अगर नहीं मिलती है क्योंकि भाई प्रॉमिस भी हो गया काम भी हो गया, नहीं मिलती है तो हम कह सकते हैं कि भाई केस रिकवरी के लिए बनता है। सेम वे कैश सेल ऑफ गुड्स जो होता है वो प्रेजेंट कंसिडरेशन का केस है। यानी आप गए, पैसे दिए, सामान लिया, आ गए, तो ये आपका कैश सेल है। पैसा गया, सामान आ गया, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। नाउ व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग यू इज कि ये जो हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, हैज डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है आपको मालूम है, एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग पास्ट टेंस होता है ये भी आपको मालूम है। तो ये सब क्या समझा रहे हैं कि भाई पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। और पास्ट कंसिडरेशन एक रिक्वेस्ट के साथ हुआ होगा, भाई तुम ये, मैंने आपको पहले बोला होगा कि ऐसा कर देना, तो आपने वैसा किया होगा। Consideration and is given and accepted in exchange for promise. Consideration, if past, may be the motive, but cannot be the real consideration of a subsequent promise. यानी कि पास्ट कंसिडरेशन मोटिव हो सकता है, भाई आपने एक हफ्ते ये काम करा तो मैंने आपको पैसे दिए, बट आने वाले किसी प्रॉमिस की वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। यानी वो काम खत्म हो गया, अब वो काम खत्म हो गया, अब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो आने वाले किसी काम के लिंक में हो या ना हो सकता है कि आने वाला काम उससे लिंक्ड हो, भाई एक फ्लोर बना दी दूसरा भी बना दो, हो सकता है। नहीं तो एक फ्लोर ही बनाना था, काम खत्म हो गया। सो यहाँ पर जो राइटिंग में आपको लिखना है वो बेसिकली आपको इससे ज्यादा सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ग्रेट्यूटिस वाली लाइन में थोड़े टाइम बाद समझाऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट्यूटिस की लाइन आपकी मैंने डेलिबरेटली छोड़ी है। बाकी जो आपको इसमें ये एक्सप्लेन, बेसिकली इससे ऊपर आप ये भी लिख सकते हो कि कंसिडरेशन जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकती है, आप तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो। और ये कह सकते हो कि इवन इफ द कंसिडरेशन मूव्ड इन द पास्ट, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, दो इट विल नॉट नेसेसरली फॉर्म पार्ट ऑफ अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस, दैट्स ऑल। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा तो समझना है, देखिए। हाँ जिन्होंने जी। सब्सिक्वेंट प्रॉमिस बोला है, व्हाट डज दैट मीन कि लाइक आगे आने वाले कोई हाँ प्रॉमिस जी। के लिए हम वो हाँ, हमें कंसिडरेशन ये को नहीं कह सकते भाई आपने एक हफ्ते ये करा तो अगले हफ्ते ये कर दो, उसी कंसिडरेशन में पिछले हफ्ते वाले काम को मान लूंगा। ठीक है। ये भी आगे ना एक एक तो केस आने वाला है, मैंने ये डेलिबरेटली यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा इसको भी छोड़ा है, यहां से लेकर यहां तक, ये भी आने वाले 2-3 चैप्टर्स में ये पॉइंट आएगा, मैं बार बार इसे फॉल बैक करूंगी, डोंट वरी। इसलिए मैंने आपको कहा इसको अभी फिलहाल के लिए आप सिंपल इतना ही समझना कि ये तीनों टेंसेस में चलता है। और एक महीने पहले आपने कुछ काम करा तो आप उसके लिए, मैं आपको अगर जैसे अभी आज पैसे दे रही हूँ और एक हफ्ते आपने काम करा, तो यूजुअली वो आज जो पैसे होंगे वो एक हफ्ते वाले होंगे। जरूरी नहीं है कि आपने जो एक हफ्ते काम करा उसका कंसिडरेशन में हम ये बोलूं कि अगले हफ्ते मैं ये काम कर दूंगी, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और भी केसेस केसेस आएंगे अभी, ठीक है, इसको मैं विद केसेस आपके अभी आगे लूंगी। फिलहाल के लिए आप ये दोनों लेना
कैश सेल को लेना, इनफैक्ट फ्यूचर के लिए भी आप ले सकते हो, भाई आप अगले एक महीने कुछ करोगे तो उसके लिए पैसे ले लो, कंसिडरेशन इसमें फ्यूचर का केस नहीं गिवन है, तो वो आप एक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में फीस देते हो, तो वो एक साल आगे पढ़ने के लिए देते हो, तो वो वाली आप उसमें, या जैसे डॉक्टर के पास जाते हो पहले अपॉइंटमेंट के पैसे ले लेता है वो, तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन है, अभी तो वो कंसल्टेंसी आपको देगा, तो वो बल्कि आपको यहाँ एग्जाम्पल ऐड करना है। अभी आप ये तीनों केसेस इतने ही समझो, ठीक है। इसको फ्लैग करके ओके। रखेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में ये ग्रेटिट्यूड वर्ड्स वगैरह समझ में आएंगे, फिर इसको लेंगे। ये जो पॉइंट है ये हम इसी लेवल पे समझ सकते हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका मतलब क्या है कि कंसिडरेशन जो है जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बराबर हो, यानी अगर जैसे मान लीजिए मैंने 50,000 की स्कूटी आपको सेल करी है, ठीक है, तो 50,000 की स्कूटी अगर मैं सेल कर रही हूं, आपको ओके है, मुझे ओके है, तो कानून को कोई दिक्कत नहीं है चाहे वो स्कूटी हो 2.5 लाख की। दिस इज वॉट इट वॉन्ट्स टू से, यानी अगर मैं 2,50,000 की स्कूटी आपको 50,000 में सेल कर रही हूँ, लॉ हैज नो प्रॉब्लम। अगर मैं 2.5 करोड़ का मकान आपको 50 लाख में सेल कर रही हूँ, लॉ हैज नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज हमारा कंसेंट फ्री हो, एज लॉन्ग एज हमारा कंसेंट फ्री हो। लेकिन अगर जैसे ए ने बी को ये 50,000 में स्कूटी बेची, जो कि एक्चुअली 2,50,000 की थी, और बी ने कोर्ट में केस कर दिया कि भैया ये जो है मेरे पे जबरदस्ती मुझे ये ऐसे कर रहा है, ठीक है, या ए ने बी पे केस कर दिया कि भाई ये मेरे पे जबरदस्ती कुछ कर रहा है, तो इन दैट केस दिस inadequacy of consideration will become a very strong evidence that the contract is not valid and the consent was not free. I'm repeating the statement once again. What am I trying to say is that कंसिडरेशन चाहे 1 रुपए की भी हो, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए की भी हो तो भी लॉ को दिक्कत नहीं है, इनएडिक्वेट हो तो भी लॉ को दिक्कत नहीं है। 2,50,000 की स्कूटी अगर मैंने आपको 50,000 में सेल करी है, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज हम दोनों को वो एग्रीएबल है। लेकिन इफ ईदर ऑफ अस, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन दिस केस जो बेच रहा होगा, जिसको कम पैसे मिल रहे होंगे, वही ये केस फाइल करेगा, अगर वो ये एलेज करता है कि सामने वाली पार्टी ने कोर्जन लगाया है, जबरदस्ती करी है, या किसी भी तरीके से मेरी कंसेंट जो फ्री नहीं थी उसको इसने जबरदस्ती कोर्स करा है, तो उस केस में लॉ उस मैटर को, यानी इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को बहुत सीरियसली लेगा, और कॉन्ट्रैक्ट फ्री और वैलिड नहीं है उसको वो एविडेंस के तौर पे उस मैटर को जरूर लेगा। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, it need not be approximately of equal value also, it must be or something which the law would regard as having some value। जैसे मैंने कहा 1 रुपए की वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कीमत होनी चाहिए, फ्री सेवा नहीं चलेगी, ठीक है, कुछ कीमत होनी चाहिए तो भी कानून को कोई दिक्कत नहीं, वो मान लेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। क्योंकि अदरवाइज अगर हम वो जेन्युइन केसेस देखें, मान लीजिए मुझे आज अब्रॉड जाना है और मुझे 2 दिन में अपने घर का सारा सामान बेचना है, तो मुझे उनकी वो कॉस्ट थोड़ी मिलेगी जो एक्चुअली उनकी वैल्यू है, तो मुझे उस टाइम बिल्कुल उसको, जैसे कहते हैं ना, रद्दी के भाव बेचना पड़ेगा। सो एटलीस्ट आई हैव दैट ऑप्शन, अदरवाइज टुमारो एनीबडी कैन चैलेंज कि सर ये तो सस्ते में बेच के जा रही है, मेरे को धमकी दे रही है, ये है वो है। सो लॉ सेज वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दिस इज योर विलिंगनेस, बट इट शुड बी फ्री इन कंसेंट। सो अगेन यहां पर देखिए, explanation 2 to section 25 states that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। मतलब अगर आपकी जो कंसेंट है वो फ्रीली दी गई है, तो वो वॉइड नहीं है जस्ट बिकॉज कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। लेकिन कहीं पे भी शॉकिंगली लेस है, मतलब अगर 1 करोड़ की चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं और वो एलिज भी कर रहा है कि भैया ये तो मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, तो फिर उसको आप एविडेंस ले लेंगे। ठीक है जी, इसको पढ़ के देखें, इसमें कोई दिक्कत तीनों पैराग्राफ्स में तो मुझे बताइए। ओके मैम। यू कैन रीड द एग्जाम्पल ऑल्सो। दिस इज वन पॉइंट, सॉरी टू इंटरप्ट, दिस इज वन पॉइंट जिसमें अगर आपको एक्सप्लेन करने को आ जाता है, चाहे इस तरह का एग्जाम्पल 10 जैसा कोई क्वेश्चन बन के केस आता है, या फिर आपको हेडिंग एक्सप्लेन करने को आती है इन इट सेल्फ 4 मार्क्स 5 मार्क्स में, तो दिस इज वन पॉइंट जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स को ब्रीफ पॉइंट्स बना के देना है, वरना यूजुअली मैं बोलती हूँ कि आप समराइज भी करके लिख देते हैं पॉइंट्स के अंदर के मैटर को,
तो चल जाता है। पर इस पॉइंट में आप जो नहीं लिखोगे उसी के नंबर कटेंगे, क्योंकि सारी बातें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो यू मेक पॉइंट्स ऑफ दिस, कंसिडरेशन नीड नॉट बी पर्टिकुलर वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली इसके पॉइंट्स बना लेना आप 6-7, और फिर इस पैराग्राफ को रेडी रखना कि कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 4 नंबर, डिपेंडिंग ऑन द सब पार्ट कर सकते हैं उसको। ओके मैम, तो बेसिकली लाइन बाय लाइन याद नहीं करनी ना, बस कंटेंट हाँ, ढंग से यूजुअली आना आप चाहिए। देखो बाकियों में, अब जहां जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती जाऊंगी, बिकॉज आपके पास टाइम उतना ही है। तो जो जैसे ये तो मैंने कहा कि करना ही करना है, ठीक है। बाकी तो देखो कर सकते हो तो लाइन बाय लाइन, नथिंग लाइक इट, बल्कि लॉ में तो स्कोर के लिए बहुत अच्छी रहता है कि आप वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन करो। बट आप अपने टाइम को भी देखोगे ऑब्वियसली, बट जो पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनमें आपको करना ही करना है, जैसे ये पॉइंट है, इसमें जो छोड़ोगे उसका नंबर घट जाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इसको फ्लैग कर दिया, ठीक है। ओके मैम। Now we are coming to the next point. Performance of what one is legally bound to perform. Do we have Urs also in the meeting? अर्ष आप हैं मीटिंग में? ओके, आई डिड नॉट, हेलो, ओके। हाँ जी। ठीक है, आपको भी कोई डाउट हो तो बेटा बताइएगा, मैंने देखा नहीं है आप थे, ओके। ठीक है। ठीक। सो वी हैव 2 जनवरी एस्पिरेंट्स, ओके गुड, राइट, गुड इनफ फॉर यू। चलिए, अब आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। परफॉर्म, आपको भी कोई डाउट हो बेटा तो आप ऑडियो पे बोल सकते हैं प्लीज, ठीक है। Performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract। ये वाला जो पॉइंट है, पहले मैं अपने वर्ड्स में इसको समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप किसी, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए एग्जाम्पल 11 कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप डॉक्टर को बोल रहे हो कि भाई जो आपकी फीस है उससे भी मैं 2,000 दूंगा, आप बस मुझे ठीक कर दो। तो ये पॉइंट बिल्कुल वही पॉइंट है कि अगर आप किसी को वो काम करने के लिए पैसे दे रहे हो जो ऑलरेडी उसका काम है, तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से कि मिस्टर ए हैं, ठीक है। मिस्टर ए को कोर्ट से समन आया। कोर्ट ने बोला कि भाई आपका 8 नवंबर को आपको आकर कोर्ट में मैसर्स XY के केस में आपको गवाही देनी है, ठीक है। आप विटनेस हो, आपको कोई गवाही देनी है। अब ये जो XY है, एक्स एंड वाई मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है। X एंड Y वर्सेस Z का एक केस चल रहा है, और कोर्ट ने मिस्टर ए को बोला है कि 8 नवंबर को आके आपको गवाही देनी है। अब मिस्टर X एंड Y दोनों ए के घर पहुंच गए और उसको बोल रहे हैं कि सर आप ना कल गवाही देने जरूर जाना, हम आपके आने जाने का किराया और आपको ओवर एंड अबव भी 50,000 रुपए देंगे। ए जो है वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, गवाही दे आते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो X एंड Y के हक में देनी है या फिर अगेंस्ट देनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है। यूजुअली तो X एंड Y तभी जाएंगे जब उनके हक में होगी या उनके फायदे में होगा ए का जाना, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, इवन if वो जाके गलत गवाही दे या सही गवाही गवाही दे, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर ए को बाद में X एंड Y वो प्रॉमिस्ड अमाउंट नहीं देते हैं जो उन्होंने तब कहा था कि सर आप चले जाओ गवाही देने, तो ए जो है X और Y पे केस फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब उसको कोर्ट ने समन भेजा है